अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं परवेज़ शाह महमूद। और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में जो है पाकिस्तान के मौशी हालात के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत का कुल कर्जा अप्रैल के इख्तिताम तक सालाना बुनियादों पर 34.1% इजाफे के बाद 588 खरब रुपए का हो गया। और दूसरी जानिब आइंदा माली साल के बजट की तैयारियाँ भी मुकम्मल कर ली गई हैं, जो कि 9 जून को पेश किया जाना है। ये बजट कैसा होगा, इस बजट में इंतखाबी सियासी बजट के हवाले से जो है क्या तैयारियां की गई हैं, और इस बजट में IMF के हवाले से क्या शराइत होंगी। IMF ने हुकूमत को ये शराइत दी थी कि बजट में नए टैक्सेस आयद किए जाएं, पेट्रोलियम मसनूआत में नए टैक्सेस आयद किए जाएं, ताकि IMF से पाकिस्तान का प्रोग्राम हो जाए। इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट क्या इकदाम करेगी। दूसरी जानिब ये वो सवालात हैं जो खुसूसन कारोबारी और तिजारती तबके के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी हमजा गिलानी। उनका वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम हमजा, सबसे पहले तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज स्टॉक मार्केट का ओवरऑल क्या रुझान रहा? देखिए, कराची स्टॉक मार्केट का आगाज़ ग्रीन जोन से हुआ था। 41,000 पॉइंट की नफसाती हद पे 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ और हमने देखा कि ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट के अंदर सरमाकारी का रुझान रहा, जिसकी वजह से इख्तिताम कराची स्टॉक मार्केट में 42,100 पॉइंट्स की नफसाती हद पे हुआ। 219 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया और 33 मिलियन का आज शेयर्स का लेन देन हुआ है। तो कराची स्टॉक मार्केट में सरमायाकार ब्रोकर्स का एतमाद बहाल रहा, जिसकी बुनियादी वजह ब्लू चिप कंपनीज़ की शेयर्स में डिविडेंड है। चूँकि ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले बजट में एडवांस टैक्स लगने जा रहा है कॉर्पोरेट शेयर पर, और जिसकी वजह से कॉर्पोरेट कंपनीज जो हैं वो अपने शेयर्स का डिविडेंड दे रही हैं, जिसकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान जारी है। कल हमने थोड़ी बहुत रिकवरी देखी थी, लेकिन आज ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में स्टार्ट हुई और ग्रीन जोन में ही बंद हुई। अच्छा हमजा, डॉलर के हवाले से क्या अपडेट है? डॉलर में कमी हुई है, इजाफा हुआ है? जी, आज फॉरेक्स मार्केट में इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। 36 पैसे का इजाफा हुआ इंटरबैंक में, और ओपन मार्केट में 3 रुपये की कमी हुई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 286 रुपये 56 पैसे से बढ़कर 286 रुपये 88 पैसे पे बंद हुआ है। ओपन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो बतदरीज कमी देखी जा रही है। कल भी हमने देखा था ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 5 रुपये की कमी हुई, आज 3 रुपये की कमी हुई, और इस कमी के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये का हो गया है। 308 रुपये से 300 रुपये पे ओपन मार्केट में डॉलर आ गया है। 2 दिन में कुल 8 रुपये कम हुए हैं, तो एक अच्छा साइन है। इसकी वजह से भी एक एतमाद बहाल हुआ है कराची स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का कि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की कदर में कमी हो रही है। लेकिन मसला वही है, कदर में कमी तो हो रही है, लेकिन अवेलेबिलिटी डॉलर की अभी भी नहीं है। ठीक है हमजा, अगर बजट के हवाले से बात करें तो हर एक की जहन में फ़िलहाल एक ही सवाल है कि बजट पेश होने जा रहा है। बजट में जो है वो किन शोबों पे टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, किन पे कम किए जाएंगे। बजट से पहले कल हुकूमती सर्वे यानी मुआशी जायज़ा पेश होने जा रहा है। बजट से एक दिन पहले हर साल पेश होता है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखें, कल इकनॉमिक सर्वे पेश होगा हुकूमत की जानिब से, और इकनॉमिक सर्वे जो कल पेश किया जाएगा वो तो हमें सबको मालूम है कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि हुकूमत अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। रवा माली साल मुआशी शरह नमू, जिसको आप तरक्की की शरह कह सकते हैं, इसको वो 0.29% रही है हमारी, और हुकूमत ने हदफ रखा था पिछले बजट में 5%, यानी हमारी जो मुआशी तरक्की है वो 5% से गिर कर 0.29% पर आ गई है। यानी हमारी GDP आइंदा आने वाले दिनों में इतनी ही रहेगी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, IMF की रिपोर्ट के मुताबिक, और इस दफ़ा बजट में GDP का हदफ 3% रखा जा रहा है। लेकिन बहरहाल इस वक्त हमारी जो GDP की शरह है वो 0.29% है, जो 5% से गिर गई है। हमने ये बहुत बड़ा टारगेट मिस किया है। गुज़िश्ता साल हमारी GDP की शरह 6.1% थी, जो कम होकर इस वक्त 0.29% हो गई है। दूसरी जानिब अगर मैं ज़रूरी शोबे की बात करूँ तो सैलाब की वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। हमारे राइस की क्रॉप 79% डिस्टर्ब हुई, हमारी शुगर केन की क्रॉप्स डिस्टर्ब हुई, हमारी कॉटन की क्रॉप डिस्टर्ब हुई। लेकिन खैर कॉटन में तो हम रिकवरी कर गए हैं पंजाब सेक्टर में। लेकिन बहरहाल ज़रूरी शोबे की शराय नमू यानी ज़रूरी शोबे की जो तरक्की है वो 1.55% रही, और इसका हदफ रखा गया था गुज़िश्ता बजट में 3.9%। हमने ज़रूरी शोबे की तरक्की का हदफ भी मिस किया। इसके अलावा अगर मैं फसलों की बात करूँ, क्रॉप्स की बात करूँ, तो इसमें 3.20 तरक्की की शरह रही, और ये भी गिरकर माइनस में चली गई है, क्योंकि सैलाब आया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, और सैलाब की वजह से हमारे मुल्क की जो फसलें हैं वो तबाह हुई है। इसी तरीके से बड़ी जो सनतें हैं वो हमारी माइनस में चली गई हैं। बड़ी सनतों की जो शरह है वो 7.4% उसका ग्रोथ था, लेकिन वो ग्रोथ कम होकर
-7.9% हो गया है, जिसको लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल कहते हैं। 7.4% से डिक्रीज होकर -7.98% चला जाना, ये एक बहुत बड़े तशवीश की बात है कि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल जो हमें रेवेन्यू जनरेट करके देती है, जो जी। हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर में कलीदी किरदार अदा करती है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल में हमारा ऑटो सेक्टर है, हमारा सीमेंट सेक्टर है, हमारा सही। राइस है, हमारा शुगर है। सीमेंट के अलावा, ऑटो के अलावा जो ऑटो सेक्टर है, वो टेक्सटाइल हमारा बड़ा अहम सेक्टर है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल में। तो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल का माइनस में चला जाना, ये बहुत तशवीश की बात है। इसके अलावा हमारी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, तामीरात का शोबा, जी। उसकी शरह भी कम हुई है, माइनस में चली गई है उसकी शरह। इसके अलावा जो एक सेक्टर है रियल इस्टेट सेक्टर, उसकी जी। शरह में इजाफा हमने देखा है। लेकिन इस बजट में रियल सेक्टर पे टैक्सेस लगने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सनत भी मुतासर हो जाएगी और इसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनियों और सीमेंट सेक्टर पे पड़ेगा। तो आइंदा आने वाले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि मजीद टैक्सेस तो एड ऑन होंगे इस जी। बजट में। इसी वजह से इकनॉमिक सर्वे हमारा बहुत अच्छा नहीं रहा और इकनॉमिक सर्वे में हम तमाम टारगेट तकरीबन हमने मिस किए हैं। जी। एफबीआर भी अपना हदफ हासिल नहीं कर सका। एफबीआर सही। का हदफ 6,640 अरब रुपए था, एफबीआर ने इकट्ठे किए 6,200 अरब रुपए। सही। उसका भी बीच में गैप है, उसको भी फुलफिल करना था हुकूमत ने। बहरहाल इस वक्त आइंदा बजट में एफबीआर अपना हदफ रखने जा रही है 9,200 अरब रुपए और IMF डिमांड कर रहा है 9,800 अरब रुपए। तो इस पर डेडलॉक अभी भी बरकरार है IMF का और हुकूमत का। अब देखें आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है हमज़ा, जिस तरह अभी आपने अपनी बात में ये कहा कि हमारी जो है इस साल के तमाम फसलें बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, यानी कि सैलाब की वजह से हमें एग्रीकल्चर शोबे में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और इस साल आइंदा आने वाले साल में भी जो है PDMA ने सैलाब की पेशगोई की है। क्या हुकूमत के पास इतने इक़दामात हैं कि इक़दामात कर रही है वो कि हम लोग इस साल जो है वो तमाम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को फ़रोग दे सकें? जी बिल्कुल, एग्रीकल्चर सेक्टर को फ़रोग देने के लिए, महफूज बनाने के लिए हमारी हुकूमत ने इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन से मुशावरत जी। शुरू की है। वर्ल्ड बैंक से मुशावरत में है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मुशावरत में है और आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में इस हवाले से RB प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च किया जाएगा। तो देखें, हुकूमत स्ट्रेटजी बना रही है, इस बजट के बाद वो उसके ऊपर अमल पैरा करेगी हुकूमत। ठीक है, हमें इस वक्त स्काई पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन और सनतकार मियां जाहिद हुसैन ने, जो कि चेयरमैन है नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के। सर, आपका बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त का। आपसे पूछना चाहूँगी, बजट सर पे है, अब से 2 दिन बाद बजट पेश कर दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं, बजट अवाम दोस्त होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने जो दावा किया है कि ये बजट जो है प्रोग्रेसिव बजट होगा और अवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो बात यह है कि स्पेस तो है नहीं, हुकूमत है वो सिर्फ $4 बिलियन के रह गए हैं और हमारी मईशत जो है इस साल वो 34% के करीब उसने श्रिंक किया है। बिल्कुल। तो ठीक। अगर ये सूरत हाल है, फिर ये कि हमारे जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो भी हमने मिस किए हैं। अभी आपके जो बता रहे थे साहब, मैन्युफैक्चरिंग भी है, एग्रीकल्चर भी है और हमारी जो सर्विसेज हैं, तमाम के तमाम शोबों में हमने मिस किया है। तो इस सारी सूरत हाल में आगे आने वाले दिनों में हुकूमत के पास स्पेस नहीं है और फिर ये कि $25 अरब हमने अगले साल पे भी करने हैं, जो कि हमारा कर्जा है और IMF के साथ अभी तक हमें कोई उम्मीद की किरण सामने नजर नहीं आ रही। IMF के साथ अगर हमारा एग्रीमेंट हो जाए तो हमें तकरीबन $1 अरब वहां से हमारी मजीद स्ट्रीम है जी। इंटरनेशनल डोनर से, वो स्ट्रीम हमारी बहाल हो जाएगी और उस तरीके से जो $25 अरब के कर्जे हमने देने हैं वो रोल ओवर हो सकेंगे आसानी के साथ। तो उससे हमारी मईशत भी कुछ बेहतर हो जाएगी। लेकिन असल बात यह है कि अगर अवाम को हमने रिलीफ देना है और जो रिलीफ दिया जा सकता है, तो उसमें जो अहम बात है जी। वो ये कि हमने $17 अरब की ज़रूरी अशिया पिछले साल बरामद की थी। तो जब तक हम इतने बड़े मैग्नीट्यूड में ज़रूरी अशिया इंपोर्ट करते रहेंगे, तो जब नेट इंपोर्टर होंगे हम, तो कैसे अवाम को रिलीफ देंगे? तो वही $17 अरब जो है, अगर मुल्क में कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किए जाए, तो उसके नतीजे में हमारी जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो बेहतर भी हो जाएगी और हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगी। सिमिलर भी हमने $24 अरब की एनर्जी इंपोर्ट की पिछले साल। तो $24 अरब का मतलब है कि तकरीबन 8,000 अरब रुपए हमने बाहर भेजे इसके एनर्जी के लिए। वो अगर हम सोलर पे मुंतकिल हो जाए फौरी तौर के ऊपर, तो उसमें हम तकरीबन $6-7 अरब की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के हवाले से देखें, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज्यादा है कि हम एक्सपोर्ट में तकरीबन 13% हमें डिपेंड। तो अगर ये शोबे हम अपने हैं जी। उनको फर्दर इंप्रूव करने की जरूरत है
उनको हम बेहतर करते जाएं, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर ठीक हो जाए, यानी हमारी बिजली और गैस एक तो अवेलेबल हो, दूसरे उनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक हो, ये चीजें अगर ठीक होंगी तो फिर हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकेंगे। तो देखें, हमारा क्राइसिस जो है वो तो डॉलर के आने से ही हल होना है, डॉलर के बगैर तो हल नहीं होना। मगर तो उसकी मियाँ अगर मियाँ करनी जाहिद होगी, साहब ये एक्सपोर्ट बेहतर बताएं, करनी मियाँ होगी। साहब ये बताएं कि सऊदी जी अरब ने कहा है जी कि वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन जो है वो 10 लाख बैरल कम करने वाला है। इसी वजह से अब हमारी इंपोर्ट पे या भी फर्क आएगा, पेट्रोलियम इंपोर्ट पे। जब हमारे पास पेट्रोलियम इंपोर्ट बढ़ कम हो जाएगी। जाएंगी तो ऑब्वियसली फर्नेस ऑयल जब हम जी कम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे वैसे ही लोड शेडिंग के बड़े मसाइल हैं, बिल्कुल। तो लोड शेडिंग तो भी बढ़ेगी। या जब लोड शेडिंग बढ़ेगी तो सनतों पे इस जी पर अफेक्ट आएगा, तो हम अपनी एक्सपोर्ट तो हम नहीं बढ़ा सकते इन फ्यूचर, बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। जी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमें अपना जो एनर्जी बिल है उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाना चाहिए, और हमें फौरी तौर पे सोलर पे मुंतकिल होना चाहिए। अगर हम 16% हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एनर्जी का, 40% का मतलब है तकरीबन $9 अरब। तो अच्छा, बात यह है कि सोलर पे जाने में कोई अमर माने नहीं है, मगर सोलर सोलर पैनल पर आपने मुंतकिल मंगवाने हैं करने और के लिए वही भी पैसे जो आप बाहर दे रहे सोलर हैं। पर मुंतकिल होने के लिए भी हुकूमत कोई पॉलिसी तो नहीं बना पाई अब तक। जी जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि इस बजट में हुकूमत को इस पॉलिसी का ऐलान करना चाहिए। जी। और मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा कार नहीं है कि फौरी तौर पे, बल्कि येस्टरडे बेसिस के ऊपर हम सोलर पे मुंतकिल हो जाएं। तो 4-5 महीने में पूरी की पूरी कौम सोलर पे अगर मुंतकिल हो जाती है तो तकरीबन 40% के करीब हमारा एनर्जी बिल सब्स्टिट्यूट होगा। सिमिलरली, हम अगर एग्रीकल्चर यूज करवा दें तो जो हम $17 अरब की चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर साइड पे, वो भी हमारे पैसे बच जाएंगे। और अगर हम एक्सपोर्ट को ठीक कर लेंगे, देखें आपको ये पता होगा कि तकरीबन 600 अरब रुपए हम बिजली के शोबे में लॉस करते हैं, जो या तो हमारी बिजली के बिल नहीं मिलते, या लाइन लॉसेस में जाया होती है, या चोरी जी। हो जाती है। तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली डेली हमारे यहाँ से जाया हो जाती है। इस बिजली को अगर हम बचा लें, जो कि हम डॉलर से ही मंगवाते हैं ना, ये बिजली हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं और फिर उससे बिजली बनाते हैं, तो डॉलर के जरिए ही मंगवा रहे हैं ना। तो ये अगर हम बिजली भी बाहर से मंगवाते जाएंगे, पैसे देते जाएंगे और यहाँ से बिजली जाया करते जाएंगे, तो ये खंदक तो कभी भी भरने वाली नहीं है। तो इसलिए ये पैसे भी हमें बचाने चाहिए, जो 600 अरब रुपया है। दूसरी तरफ आ जाए तो 80 इदारे हैं जो गवर्नमेंट के, वो 800 अरब रुपए साल का लॉस कर रहे हैं। तो वो पैसे सही। भी हमें बचाने चाहिए। रेवेन्यू गैप है वो हमें ठीक करना चाहिए, कि जो शोबे हमारे टैक्स दे, अगर जो मौजूदा टैक्स पेयर है अगर उसी को निचोड़ते चले जाएंगे तो उसमें तो बस हो गई है, उसके पास तो अभी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन मियाँ साहब हुकूमत 4,000 इस अरब बजट रुपए का में जो हमारा रेवेन्यू हुकूमत गैप इस है वो बजट हमें में लेना चाहिए। मजीद टैक्सेस लगाने जा रही है। 400-500 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने जा रही है हुकूमत। विद होल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफा हो जाएगा। सीवीटी कुछ सेक्टर्स में कम हो जाएगी, कुछ सेक्टर्स में सीवीटी को बढ़ा दिया जाएगा। एडवांस टैक्स की मद में नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं। ड्यूटीज में इजाफा होगा। जब इतने टैक्सेस एड ऑन होंगे तो आप समझते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी सर्वाइव कर जाएगी, वो भी इस इंटरेस्ट रेट पे? और अगर जी इंटरेस्ट बिल्कुल रेट नहीं। बढ़ जाता है और टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं तो कैसे जी सर्वाइव करेंगे आप लोग? जी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो वो शोबे जो टैक्स नहीं देते, 4,000 अरब रुपए हमारे यहाँ लोग टैक्स नहीं देते, और वो जो शोबे हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, वो मुझे और आपको सबको पता है, उनसे टैक्स रिकवर करने की तरफ कौन कौन गौर से फिक्र शोबे होना हैं, जरा चाहिए। वो अगर शोबे मौजूदा बताएं हमें, टैक्स, कौन कौन से शोबे हैं? एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो टैक्स नेट पे नहीं आता, और कौन कौन देखिए से शोबे एक हैं? तो जी, एक जी एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर वहां पे हम कॉर्पोरेट फार्मिंग लाएंगे तो वहां से हम इनकम टैक्स भी ले सकेंगे, और हमारी एग्रीकल्चर भी बेहतर हो जाएगी, इसके अलावा? सही। और हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे जो। और इसके अलावा हमारा जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर नेटवर्क जो है, ये टैक्स नहीं देते, ये बिल्कुल। बिल्कुल टैक्स देने की तरफ आमादा नहीं है। अगर इनको भी हम आमादा आमादा कर ले तो ये 4,000 अरब रुपए का टैक्स गैप है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। जी। तो ये हमें देखे ना, ये अगर हमने करना, अगर हमने ना टैक्स लेना है, ना हमने अपनी रिफॉर्म्स करनी है, ना बिजली चोरी ठीक करनी है, ना हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करनी है, ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक करनी है, अगर हमने किसी शोबे को ठीक ही नहीं करना, तो फिर हम किस तरह से अपनी चीजों को ठीक कर पाएंगे? तो उसके लिए ये सारी चीजें जो है ये हमें फौरी तौर पर ठीक करनी होगी। और ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है इसको भी ठीक करना होगा। उसकी वजह ये है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट अगर इसमें रिफॉर्म्स करने जाती है, जो बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स हैं, ये हम जब करने जाते हैं तो जो भी अपोजिशन ऑफ द डे है वो करने नहीं देती, वो सड़कों पे आती है। तो सही। लिहाजा इस फैक्टर को भी हमें अगर हम रिड्यूस कर लेंगे या कंट्रोल कर लेंगे
तो आप देखिएगा कि हमारे मुल्क में इतना पोटेंशियल है, इकोनॉमिक पोटेंशियल है, और हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं जी। कि हम फौरी तौर पे ये सारे मेनेस जो हैं इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो इस वक्त देखें दुनिया में, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जितनी बातें मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें दुनिया ने 4-4, 5-5, 6-6 साल में रिजॉल्व की हैं। और हमारे पास तो इतनी जमीन है, हमारे पास पानी है, नहरी निजाम है, मगर हर पॉलिसी चीज, नहीं है ना 4 हमारे मौसम पास है, मियां हर चीज साहब। हमारे पास हमारे पास अवेलेबल है। पॉलिसीज नहीं है, हिकमत अमली नहीं है हमारे जी। पास। हाँ, हमारे पास पॉलिसीज होनी चाहिए, और पॉलिसी के साथ बिल्कुल, साथ हमारे हमारे पास पास पॉलिटिकल पॉलिसीज़ होनी ओनरशिप होनी चाहिए। मियां चाहिए। ज़ाहिद हुसैन साहब लाइन पर मौजूद रहिएगा हमारे साथ। नाज़रीन, वक्फा एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। विफाकी बजट साल 2023 और 24 के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी हमजा किलानी, और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ज़फ़र मोतीवाला ने, जो कि माहिर मईशत हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा, आइंदा बजट में मज़ीद टैक्सेस लगने जा रहे हैं, आप इस बजट को किस तरह देखते हैं सर? बहुत ज़्यादा टैक्सेस वाला बजट होगा। और जो बजट के फिगर्स थे ना, जहाँ पर वो 12% ले रहे थे, उन्होंने कहीं पर उसको मिटा कर 15 कर दिया है, और कहीं पर उसको 18 कर देंगे। जी। तो उससे जो महंगाई आएगी, वो सोचने के यानी सोच से भी ज़्यादा की होगी। और ये सब बजट जो है, ये पूरा जो हम बना ही नहीं रहे बजट, ये आईएमएफ ही बना रहा है। क्योंकि आईएमएफ ने डिमांड किया है कि अगर आपको ये $2 बिलियन चाहिए, तो बजट में हर जगह पर सब्सिडी ख़त्म करो, और अपने खर्चे कम करो, और टैक्सेस की मद में ज़्यादा से ज़्यादा लो। अभी ये खबर दोबारा गर्दिश कर रही है कि 50 रुपए की लेवी को भी 60 रुपए लेवी कर देंगे फ्यूल पर बिल्कुल। भी। जी। तो ये जो मिलेंगे पैसे, उससे वो जो वजीफा पेंशन है, वो पेंशन के काम आएगी 800 अरब रुपए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आम आदमी को भी बड़ी परेशानी में ले जाएगा, और ख़ास आदमियों को भी परेशानी में ले जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री पे भी टैक्सेस बढ़ा रहे हैं लोग। तो जफर साहब, मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक मार्केट की तो काफ़ी कम हुई है, 20-21 अरब डॉलर पे आ गई है गिरकर। तो आप समझते हैं कि ये टैक्सेस ऐड ऑन होते हैं इस बजट में, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पे आएगा? वो आ चुका है, हम लोग बॉटम बॉटम लेवल तो पहुंच चुके हैं। जी। हमें एक्सपेक्टेड है कि कैपिटल मार्केट के लिए कोई अच्छी खबर देंगे। अभी तक तो नेगोशिएशन चल रही है। अगर वो अच्छी खबरें आती हैं कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगते कैपिटल मार्केट में, तो कैपिटल मार्केट का ऊपर जाना लगता है। लेकिन उसको डैमेज कर रहा है डॉलर रुपये की पैरिटी, जो सही संभल नहीं रही है। और दूसरा डैमेज कर रहा है अपना इंटरेस्ट रेट। मतलब आप समझते हैं कि ये बजट जो है ये ना बिजनेस फ्रेंडली होगा, ना इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा, और जर्नल फ्रेंडली तो हो ही नहीं सकता। जी, बिल्कुल नहीं हो सकता ना, क्योंकि अभी जो जो लवाज़मात, जो जो डिमांड्स हैं आईएमएफ जी। की, वो पब्लिक फ्रेंडली तो उनकी डिमांड है नहीं, ना इंडस्ट्री फ्रेंडली है, ना वो किसी सब्सिडी को मानते हैं, ना वो किसी जगह पर सब्सिडी देने को कहते हैं कि आप दे सकते हो। अब आप देखो इलेक्ट्रिसिटी का लेवल कहाँ पहुँच गया है। गैस की प्राइसिंग्स देख लें कितना बढ़ा दी गई है। आप ये देखें कि ट्रैवलिंग की कितने बढ़ा दी गई है। अभी ये जो एसेंशियल फूड आइटम है, जो हम मंगाते हैं, उसमें भी ये लोग अभी टैक्सेस और लगा रहे हैं, जो एसेंशियल है। अब उसके बाद ये जो पाउडर है, जो बच्चों का दूध का पाउडर, जी। जी। वो उस पर भी टैक्सेस लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पर अभी आईएमएफ कोई किस्म की फेवर करने को तैयार नहीं है। जी, ज़फ़र साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि आईएमएफ किसी किस्म की कोई फ़ेवर करने को तैयार नहीं है, जबकि वज़ीर आज़म ने आईएमएफ की शराइत के अकॉर्डिंगली बजट बनाने की जो है वो बजट बनाने का ऑर्डर दिया है। यकीनन आईएमएफ के अगर शराइत के अकॉर्डिंगली बजट बनता है तो इसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप क्या समझते हैं, आइंदा आने वाले साल जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी पे कैसा गुजरेगा? अब बुरा गुजरेगा, बुरा गुजर रहा है। और यही आप देखें कि जो हमारे लीडर्स और आ रहे हैं, अपना जो लेवल आ रहा है जिनका, जो टीवी पर आ रहे हैं, मीडिया में जा रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है कि उनको समझ आ गई है कि भाई क्या अगला साल गुजरेगा।
और हम सबको समझ है कि बगैर आईएमएफ के पाकिस्तान को और मुश्किलात होंगी। तो आईएमएफ का ज़हर तो हमें पीना ही पड़ेगा और आईएमएफ के साथ हमें चलना पड़ेगा अगर जी। पाकिस्तान को हर किस्म के डिफ़ॉल्ट से बचाना है। अच्छा जफर साहब, इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट सर पर है। वैसे तो इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, लेकिन आईएमएफ क्या चाहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़े। अगर ये बढ़ता नहीं है, अनचेंज रहता है, तो उसके क्या असरात होंगे? देखिए अनचेंज की ज़्यादा खबरें हैं क्योंकि दुनिया में अब इंटरेस्ट रेट घटने शुरू हो गए हैं। श्रीलंका ने भी घटाया है, फिर श्रीलंका की डॉलर रुपये की पैरिटी श्रीलंकन रुपये में भी बेहतर हुई है। पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया में सबसे वर्स्ट करेंसी हो गई है। बिल्कुल। तो लगता नहीं है कि अब वो और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट पर तो कोई इंडस्ट्री फीसिबल है ही नहीं। अगर आप 22% और फिर बैंकों के वो जो होता है जी। बैंक के जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो मिलाएं तो ये 23, साढ़े 23, 24 तक पहुंचती है बात। 24% में मुझे बताएं, आप मार्केटों में आते हैं, कैपिटल मार्केट में दूसरी इंडस्ट्रियों में जाते हैं, तो आप बताएं कि वो क्या फीसिबल रहती है? बिल्कुल ठीक सही है, कह रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ज़ाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मेरा सेम सवाल आपसे है कि वज़ीर-ए-आज़म ने आईएमएफ की शराइत के अकॉर्डिंगली बजट बनाने की तजवीज़ दी है। आप क्या समझते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को आप लीड कर रहे हैं, आइंदा आने वाला बजट बिज़नेस कम्युनिटी पे भारी होगा? जी, आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही आप। जी, ज़ाहिद साहब, हेलो। मेरा सवाल आपसे ये है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आईएमएफ शराइत के मुताबिक बजट बनाने की तजवीज़ दे दी है। आप बिज़नेस कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके अकॉर्डिंगली आने वाला बजट बिज़नेस कम्युनिटी पे भारी साबित हो सकता है? जी, बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जैसे आईएमएफ की हिदायत के मुताबिक बजट बनाया जा रहा है, तो जी। आईएमएफ की हिदायत नंबर 1 तो प्रोफेशनल है और हमारे जो अपने लॉसेस हैं, वो लॉसेस को आईएमएफ को कह रहे हैं ना कि आप बताएँ कि लॉसेस अपने कैसे कवर करेंगे? अगर लॉसेस कवर नहीं करेंगे, तो फिर दूसरी सूरत यही है कि आप अपना टैक्स का रेट बढ़ाएँ। तो टैक्स का रेट जैसे 17% था सेल्स टैक्स का, तो अभी वो 18% हो गया। अब ये सही। कुछ शोबों के ऊपर उसको 25% करने जा रहे हैं। तो है कि अगर हम अपनी इकोनॉमी में जो फंडामेंटल चेंजेस हैं वो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर आईएमएफ तो कहेगा कि कहीं ना कहीं से अपने रेवेन्यूज आप पूरे करें। अब आईएमएफ और हमारे दरमियान जो है तकरीबन 600-700 अरब रुपए का तो वैसे ही डिफरेंस चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी आप अपने जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं उनको ज्यादा करें जबकि हम उसको कम कर रखने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम ये भी देख लें, अगर अब 21% हमारा जो मार्कअप रेट है और उसके ऊपर 4% अगर आप ऐड करते हैं जो बैंक मार्कअप होता है, तो 24-25% के ऊपर कोई इंडस्ट्री नहीं कर सकती और ना कोई नई इन्वेस्ट। मतलब ये है कि हमारे जो बड़े बड़े नुकसानात हैं जी। जिन शोबों में हम लॉसेस कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए, बिजली के लॉसेस को हम ठीक करें, गैस के लॉसेस को हम ठीक करें, ये सारी चीजें जब हम ठीक करेंगे और रेवेन्यू टारगेट जो मियाँ भी था, साहब जो हमारा एग्रीकल्चर टैक्स सेक्टर गैप है तकरीबन 4,000 अरब रुपए मियाँ का। साहब एग्रीकल्चर जी। सेक्टर जी। होलसेल रिटेलर पर जो टैक्स आयद नहीं होता, आपने भी तजवीज़ दी है कि जी। आयद होना चाहिए, टैक्स नेट में लाना चाहिए इनको, ताकि 4,000 अरब रुपए के टैक्स हम इकट्ठे कर सकें। बिल्कुल। बिल्कुल अच्छी तजवीज़ है, लेकिन आप नहीं समझते जी। कि जी। इन सेक्टर्स को जो नहीं लाया जाता टैक्स नेट में, इसके पीछे पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं? क्योंकि ब्लैक मनी इनमें इन्वेस्ट हो जाती है, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट हो जाती है, हम देखते हैं कि एकदम से किसी भी चीज़ की कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो पॉलिटिकल एलिमेंट्स की वजह से भी हमें बहुत नुकसान हो रहा है हमारी मईशत को। जी, ज़्यादातर लॉस ही पॉलिटिकल एलिमेंट का है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो हमारी अशराफिया है, वो टैक्स देना नहीं चाहती। अब सही। उसमें हमारे यहाँ ज़मीनों के मसले में भी इसी तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट जाती है। हमारे यहाँ फिर ये जो जितनी स्मगल्ड आइटम आके मार्केट होते हैं, उसमें भी सारी ब्लैक इकोनॉमी होती है। हमारी ओवरऑल इकोनॉमी जो है, वो तो 35% जो है वो डॉक्यूमेंटेड है और 65% अनडॉक्यूमेंटेड है। वो इकोनॉमी को जब तक हम डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे और लोग एक सिस्टम के तहत नहीं आएंगे, तो ना हमें सही रेवेन्यूज मिल सकेंगे, ना हमारी कोई तरक्याती प्रोग्राम सही बन सकेंगे। हमें जरूरत ही इस चीज की है कि हम अपने ये जितने मेन होल्स हैं, अ, इनको हम प्लग करें। इनको जब हम प्लग करेंगे, लीकेजेज और लॉसेस जो हमारे ठीक होंगे, तब तो हम तरक्की कर पाएंगे ना। तो इसलिए मैं इस चीज की तरफ बार बार गुजारिश जी। कर रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं जो टैक्स नहीं देते और उनके पास शटर पावर भी है। अब एक और नई बात जो है कल से हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी 8 बजे दुकानें बंद करें। दुकानदार हजरात कहते हैं जी हम तो 8 बजे बंद नहीं करेंगे। जी। तो हमने कोई बात तो माननी नहीं है, किसी चीज पे अमल ही नहीं करना। मैं मेरी तजवीज इस सत्र में
है कि जितने दुकानदार अपनी दुकानों पे सोलर लगा लेते हैं उनके लिए आप टाइमिंग फ्री कर दें, उनकी कोई टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, वो चाहे 24 घंटे खोले, लेकिन मगर शर्त यह है हुकूमत कि उनका सोलर के बिजली का हवाले बिल से नहीं आना चाहिए, कोई वो अपने पॉलिसी भी तो सोलर लगा मुतारिफ लें। कराए ना, ट्रेडर्स को अगर फ़ायदा होगा, कोई पॉलिसी जो मुतारिफ कराई जाएगी अगर हुकूमत की जानिब से, उस ट्रेडर्स उससे फ़ायदा उठाते हैं तो यकीनन ट्रेडर्स भी कोऑपरेट करने को तैयार है। ट्रेडर्स ये कहते हैं कि वैसे ही हाँ कारोबार नहीं है, बिल्कुल। जाहिर सी बात आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा टैक्स कराची देता है पाकिस्तान को, और वो टैक्स जो है वो हर साल कम हो रहा है क्योंकि ट्रेडर्स का कारोबार नहीं है। तो वो ये बिल्कुल। कहते हैं कि हुकूमत एनर्जी प्लान को मुतारिफ करने के बजाय कोई एनर्जी की बेहतर पॉलिसी मुतारिफ करे ताकि कारोबार भी चल सके और या टैक्स नेट में भी इजाफा हो। जी, देखिए कराची पाकिस्तान को 4,000 अरब रुपए साल का टैक्स देता है, बिल्कुल और बिल्कुल। अब हम जो बात कर रहे हैं दुकानदारों की, दुकानदारों को अगर हम इस तरफ मतवज्जो करें कि वो अपनी दुकानों पे सोलर लगा लें, जी। और उसके लिए हुकूमत उन्हें कर्जा दे दे, या हुकूमत उन्हें कम मार्कअप के ऊपर कर्जा दे दे, या बगैर मार्कअप के कर्जा दे दे, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि ये हम आपको कर्जा दे रहे हैं, आप 3-4 महीनों में सोलर लगवाए नहीं। ये अगर शराइत रख के और उनको दे दिया जाए कर्जा, जी, और वो 3-4 महीने में अपने यहाँ सोलर लगा लें और उनका बिजली का बिल जीरो हो जाए, यानी ठीक सोलर है। उनको डबल कैपेसिटी का लगाना अगर होगा ताकि दुकानदार नेट सोलर मीटरिंग के जरिए सिस्टम वो पे अपनी बिजली अपनी के इलेक्ट्रिक को दुकानें बेचे। जी, अगर दुकानदार सोलर सिस्टम पे अपनी दुकानें कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ताकि दुकानदार अपनी दुकानों को खोल के रखें और किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ स्काई पर मौजूद है मियां जाहिद हुसैन, जो कि चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान हैं, और साथ ही माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र मोती। दोनों हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाना है और परसों बजट पेश होने जा रहा है। बजट में क्या तजावीज़ पेश की जाएंगी, बजट आईएमएफ के अकॉर्डिंग होगा या नहीं होगा, और अगर आईएमएफ के अकॉर्डिंगली बजट पेश किया जाता है तो आईएमएफ प्रोग्राम कब तक तय पाएगा, ये तमाम सवालात हम सब के जहनों में मौजूद हैं और इसका जवाब अब से कुछ दिन बाद मिल जाएगा बजट पेश होने के बाद। हम इस स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं मियां जाहिद हुसैन, जो कि चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान हैं, और दूसरी जानिब ज़फ़र मोती, जो कि माहिर मईशत हैं, वो भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, और हमजा गिलानी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं सवाल करना चाहूँगी ज़फ़र मोती साहब से। ज़फ़र साहब, बताइएगा, कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाना है। पाकिस्तान के 2022 से लेकर 23 तक की जो जितनी भी कारकर्दगी है, उस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या ये कारकर्दगी सही रही? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। इसमें कहीं पर भी ऐसी कोई फिगर नहीं है जो आपको लगे कि इत्मीनान का साथ सामना में नज़र आए। बिल्कुल जी। इकोनॉमी हुई हुई है। हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, हमारे ज़रूरी टारगेट्स भी नहीं अचीव हुए, माइनस में रहे, इंडस्ट्रियल टारगेट माइनस में रहे, हाई इंटरेस्ट रेट, फिर सैलाब, फिर हमारा जो मसले आ रहे हैं डॉलर रुपये की पैरिटी के, वो अलग हैं। फिर आपको ये है कि गवर्नमेंट ने 0.29 जीडीपी बढ़ी है, जबकि जी। गवर्नमेंट ने 5% कहा था। कितना? 5%। अब ये कह रहे हैं कि अगला भी जो है ना हम 5% कर देंगे, जबकि मैं और वर्ल्ड बैंक हम दोनों ये कह रहे हैं कि अगर 2% हो जाए, मेरा पर्सनल व्यू तो है कि 1.25 से ऊपर जीडीपी नहीं जाएगी, 2% हो जाए तो भी हमें शुक्र करना चाहिए, क्योंकि आपकी रिसेशन में जाने का चांस 70% है। सही। इंग्लैंड के जाने का, यूके के जाने का 75% है। यानी दूसरी साइड पर ज़फ़र साहब, यानी अगर हमारी जीडीपी या किसी भी मुल्क की जीडीपी अगर 7% से कम होती है तो बेरोज़गारी बढ़ती है, गुर्बत बढ़ती है, करप्शन बढ़ती है, और आप कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी, यानी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि हमारी जीडीपी 1+ भी नहीं हो सकती, 1- ही रहेगी, और इस जीडीपी पर हम फिर कैसे सर्वाइव करेंगे? ना हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे, ना अपनी रेमिटेंसेस को कवर कर पाएंगे, ना तरक्याती बजट में हम पैसे रख पाएंगे। आप क्या समझते हैं कि हमारा सर्वाइवल तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा? इस तरीके से हम सर्वाइव नहीं कर सकते। फौरी तौर पर हमें क्या इकदाम उठाने चाहिए? फौरी तौर पर ये कि हम रिसेशन से बच जाएं। देखिए, ओवरहीटेड इकोनॉमी भी मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन रिसेशन तो आपको मार डालेगा, क्योंकि रिसेशन के बाद दूसरा वर्ड आता है स्टैग्फ्लेशन, जो 70s में हुआ था पूरी दुनिया में, कि भाई हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ रही थी और जीडीपी और इकोनॉमी नहीं चल रही थी। उससे ऑयल प्राइसेस बढ़े
उससे अरब का ऑयल का ब्लॉकेड यूएसए का करना, शाह फैसल का, उसकी वजह से हुआ। पूरी दुनिया में सब चीज़ें महंगी हो गई। जी। हमारा तो पर्सनल मसला ये आया था कि वो उस टाइम बांग्लादेश बन रहा था, तो हमारा तो सुपर इन्फ्लेशन चल रहा था। हमारे यहाँ डिवैल्यूएशन इसी तरह हुई थी जैसे अब हो रही है। तो हमारे तो मसले दुनिया से और ख़राब हैं। और ये जो 7 साढ़े 7% की जीडीपी है, ये खपत लाती थी। 15 लाख बच्चा हर साल जॉब के लिए निकलता है। 7.5 से कम की जीडीपी में उनको नौकरियां नहीं मिल सकती, सही। यकीन करें। सही। ये जी जी 1-2% पर क्या मिलेगा? जी, मियाँ मियाँ साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि कमर्शियल बैंक्स ने गवर्नमेंट को जो लोन दिए हैं वो उनको वापस नहीं मिल रहे। हेयर कट देना चाहते हैं, अब हेयर कट देंगे तभी बात बनेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो कमर्शियल बैंक्स को लोन वापस करने के भी पैसे नहीं है जो उनका इंटरेस्ट रेट है। गवर्नमेंट के पास डिविडेंड देने के पैसे नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज का डिविडेंड 1 साल से फंसा हुआ है, पहले 3 महीने में मिल जाता था। गवर्नमेंट के पास एयरलाइंस के पैसे देने को नहीं है। $188 मिलियन के एयरलाइन के पैसे अभी वाजिबुल अदा हैं हुकूमत के ऊपर। क्या समझते हैं, तरक्याती बजट की मंजूरी दी जा रही है, सब्सिडीज रखने की बातें हो रही हैं, हुकूमत के पास तो पैसे ही नहीं है, ये बजट पेश किया जा रहा है या बजट का सिर्फ खाका है ये? बात यह है कि हुकूमत के पास तो देने के लिए, जहर खाने के लिए नहीं है, तो हुकूमत जी ये कहाँ से देगी? अब बात यह है कि जब 21% मार्कअप का रेट होगा और बैंक से हम बोरो करेगी हुकूमत हमारी 21% के ऊपर, तो उसकी सर्विसिंग कितनी होगी, उसको सर्विस कहाँ से कर सकेंगे? तो यही मसला है कि ये हम इतना ज्यादा मार्कअप रख के हम उसको नहीं कर सकते सर्विस। जी। असल बात यह है कि हमें अपने जो लॉसेज है ना, जो बड़े बड़े मैन होल हैं, उसको हमें बंद करना होगा, वो सुराख बंद करने होंगे। वो सुराख बंद ठीक। करेंगे तो हमारी तिजारत, मईशत, हर चीज ठीक हो जाएगी, फिर हमारे जी। पास स्पेस भी हो जाएगी। अब हम अवाम को कब तक भूखा मारेंगे? अवाम के पास तो है नहीं बिल्कुल। कुछ देने के लिए। इस साल अगर ये जनवरी से हम देखें तो 20% हमारा रुपया जो है वो डिवैल्यू हो चुका है। लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं और खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं। और हमारी इंडस्ट्री जो है वो अपनी कैपेसिटी पे चल नहीं रही है। अगर इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही ठीक नहीं होगी, उसको जी। एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलेंगे, तो वो कैसे सरवाइव करेगी इंडस्ट्री? तो ये, और फिर ये कि हमारी जो ये मोती साहब कह रहे थे, हमने कोई तकरीबन 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स भी रोकी हुई हैं। यानी इंपोर्ट्स हमने 10 अरब डॉलर की 365 डेज पे मंगवाई हुई हैं, और उनकी सही। पेमेंट का भी अभी 4-5 महीने में टाइम आने वाला है कि वो अपने सारी वो डीपी पे जो माल मंगवाए हुए हैं उसकी पेमेंट्स करनी है। तो वो पेमेंट्स कहाँ से करेंगे? ये सारे मामला ऐसे हैं कि जिनको फौरी तौर पर रिजॉल्व और टैकल करने की जरूरत है। अगर आईएमएफ आ भी जाता है हमारे साथ, तो आईएमएफ की जो शराइत होती हैं वो तो बड़ी डिफिकल्ट होती है। ऐसा नहीं कि मतलब गलत नहीं होती, जी। शराइत उनकी ठीक होती हैं, प्रोफेशनल होती हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद करना हमारी इकोनॉमी के हिसाब से, कि जहां हमने लोगों को पॉलिटिकल गेन्स भी देने हैं, पॉलिटिकल ब्राइब भी देनी है, जी। पॉलिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व भी नहीं करना, और साथ ही साथ हमने मईशत को भी संभालना है, तो फिर जो लोग ऑलरेडी नेट पे मौजूद हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, या बिल्कुल। अब उन्हीं के ऊपर देखना ये सारे का होगा सारा कि लोड आईएमएफ की बढ़ता शराइत चला के जाता है। और जो अकॉर्डिंगली। शराफिया है, जी। देखना ये होगा कि आईएमएफ की शराइत के अकॉर्डिंगली ये बजट पेश किया जाता है या नहीं। और वज़ीर आज़म ने ये तजवीज़ दे दी है काबीना को कि आईएमएफ के शराइत के अकॉर्डिंगली बजट बनाया जाए। इसके अलावा कल इकनॉमिक सर्वे पेश होने जा रहा है, जिसमें मुल्क की पिछले सालाना कारकर्दगी पेश की जाएगी, यानी कि साल 2022 से 23 तक की कारकर्दगी जितनी भी हुकूमत ने दिखाई वो पेश की जाएगी। और देखना ये होगा कि बजट में जो है आवाम को कितना रिलीफ मिल सकता है। नाजरीन, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, हमजा गिलानी के नुमाइंदा खुसूसी स्टूडियोज़ में मौजूद थे, और साथ ही चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान मियाँ जाहिद हुसैन ने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया था, और ज़फ़र मोती जो कि माहिर मईशत हैं वो भी हमारे साथ स्काइप लाइन पे मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।